सीटीईटी सितंबर 2026 में अगर सीडीपी पेडागोजी में 25 प्लस स्कोर करना चाहते हो तो आज का ये सेशन आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं ऐसे घातक सवाल जो सीधे कॉन्सेप्ट पर वार करेंगे। ये कोई नॉर्मल एमसीक्यू नहीं है। यहाँ हर सवाल आपके कॉन्सेप्ट, लॉजिक और टीचिंग अंडरस्टैंडिंग चेक करेगा, बिल्कुल सीटीईटी के नए पैटर्न के अनुसार। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि आज के बाद पेडागोजी आपको रटना नहीं पड़ेगा, समझ में आने लगेगा। सीटीईटी में सबसे ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन सीडीपी में ही रुकता है, लेकिन आज हम वही डर खत्म करेंगे। अब सीटीईटी सिर्फ रटने वालों का एग्जाम नहीं रहा, अब वह क्लासरूम सिचुएशन, केस स्टडी, एजर्सन एंड रीजन और हार्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाओ। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे सवाल को हल करना है। सीटीईटी में जो पेडागोजी की भी सब्जेक्ट का पेडागोजी जो आ रहा है कैसे हल करना है, मैं ये बताने जा रहा हूँ। उससे पहले ये 4-5 पॉइंट ध्यान रखना है, मैं बता दे रहा हूँ। सीटीईटी के पेडागोजी के सभी सब्जेक्ट के पेडागोजी के सवाल को कैसे हल करना है वो मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले ध्यान क्या देना है, मैं ध्यान से सुन लेना मेरे दोस्त, पेपर अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि बच्चों की किसी भी ऑप्शन में अगर बच्चे की गलती दी जा रही है तो वो प्रश्न का आंसर तो नहीं हो सकता। ये पहला काम करना है। दूसरा काम क्या रहेगा कि 4 ऑप्शन होता है, चारों में से 3 ऑप्शन जब क्वेश्चन का आंसर समझ नहीं आए तब ऐसे करना है। 3 ऑप्शन एक जैसा काम करेगा और एक ऑप्शन उन सबसे अलग रहेगा, वही उसका आंसर रहेगा। दूसरा काम हो गया। तीसरा काम ये रहेगा कि जिसमें क्रिएटिविटी सबसे ज़्यादा दिखेगी वही सही आंसर रहेगा। जहाँ पे बच्चों को मारने पीटने की बात हो रही होगी वो ऑप्शन गलत होगा। यही 4 पॉइंट ध्यान दे दिए तो पेडागोजी हल करना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलो सवाल को हल करते हैं। पहला ही सवाल, इसमें सभी प्रकार के सवाल कथन, कारण, केस स्टडी, एजर्सन एंड रीजन, सिचुएशन बेस्ड, हर प्रकार के इसमें क्वेश्चन को मैं रखा हूँ और ऊपर मैं लिख दिया हूँ कि कौन से प्रकार का ये क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कथन है कि बच्चे सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वे सक्रिय रूप से गतिविधियों में भाग लेते हैं। कारण है रचनावादी दृष्टिकोण में ज्ञान का निर्माण स्वयं बच्चा करता है। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी ऑप्शन है कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ऑप्शन है ए सही है आर गलत है। डी ऑप्शन है ए गलत है आर सही है। कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर बता रहा है? तो ऐसे कथन और कारण वाले सवाल को जब हल करना होता है तो मैं बता रहा हूँ कैसे हल करना है। कथन को पढ़ना है, बच्चे सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वे सक्रिय रूप से गतिविधियों में भाग लेते हैं। क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल सही है। कारण कह रहा है कि रचनावादी दृष्टिकोण में ज्ञान का निर्माण बच्चा स्वयं करता है, ये भी बात सही है। तो दोनों तो बात सही है। इसमें एक को गलत कहा है, इसमें भी एक को गलत बता दिया, जबकि दोनों सही है। तो ये तो 3 और 4 ऑप्शन सी और डी तो नहीं होगा, ए और बी में से सही होगा कोई। दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, इसमें भी लिखा है। ए और आर दोनों सही, इसमें भी लिखा है। बस क्या हमको खोजना है कि ये व्याख्या कर रहा है कि नहीं, ये खोजना है। दोनों तो सही है, व्याख्या कर रहा है कि नहीं, ये खोजना है। जहाँ पे गतिविधि होगी, गतिविधि, तो वहाँ पे रचनावादी दृष्टिकोण अपने आप उत्पन्न हो रहा है। ठीक है ना? तो गतिविधि का मतलब यह है कि रचना हो रहा है। तो जो लाइन पहले, मतलब जो पहले लाइन में दिखेगा वही दूसरे लाइन में भी अगर दिख रहा है, मतलब दोनों का एक है, तब तो व्याख्या करेगा। तो यहाँ पे गतिविधि की बात हो रही है, यहाँ पे रचनावाद की बात हो रही है, तो गतिविधि मतलब रचनावाद ही है। तो दोनों बात एक ही चीज़ को कह रहा है, तो इसलिए यहाँ पे व्याख्या हो रहा है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। पहले को मतलब ऐसा क्वेश्चन जो कथन कारण वाला आया, इसको मैं समझाया हूँ, थोड़ा सा टाइम इसमें लगा है, लेकिन आगे ऐसा जब क्वेश्चन आएगा तो आसानी से हल हो जाएगा, इसके लिए मैं ऐसे बताया हूँ। एक सवाल और है, इससे जुड़े फैक्ट मैं बता दूं जो बताया हूँ। रचनावाद के अनुसार बच्चा स्वयं अनुभव से ज्ञान बनाता है। जब बच्चा गतिविधियों में भाग लेता है तब सीखना अधिक प्रभावी और अस्थायी होता है। कुछ पॉइंट मैं लिखा हूँ क्वेश्चन से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कथन है सीखना सामाजिक वातावरण से प्रभावित होता है। बिल्कुल ये बात सही है। बच्चे दूसरों के साथ अंतर्क्रिया करके बेहतर सीखते हैं, ये भी बात सही है। चेक करना है कि क्या ये व्याख्या करता है या नहीं। दूसरों के साथ का मतलब ये होता है कि सामाजिक वातावरण उत्पन्न हो रहा है, तो एक दूसरे मतलब ये है कि व्याख्या हो रहा है, क्योंकि दोनों में सामाजिक वातावरण छुपा है। दूसरों के साथ अंतर्क्रिया का मतलब ही होता है कि सामाजिक वातावरण से कुछ कार्य किया जा रहा है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे जुड़े पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड पॉइंट है कि वाइगोस्की ने सामाजिक अंतर्क्रिया को सीखने का आधार माना है। बच्चे समूह और सहयोग से अधिक प्रभावी तरीके से सीखते हैं, इसलिए वो जो दोनों कथन था वो बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर 3 है बालक केंद्रित
शिक्षा में शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक की होती है, बिल्कुल ये बात सही है। बालक स्वयं सक्रिय रूप से सीखने की प्रक्रिया में भाग लेता है, ये भी बात सही है, क्योंकि जब वो केंद्र में होता है तो सक्रिय रूप से भाग लेगा, और वो दोनों बात सही है। सक्रिय रूप से भाग लेने का मतलब ही है कि बालक केंद्र में है, तो इसलिए ए और आर सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ये समझना कैसे है कि जब एक इस लाइन की बात इसमें भी छुपी हो, जरूरी नहीं हो कि डायरेक्ट लिखा ही होगा, छुपा है मतलब एक है तब तो व्याख्या करेगा, अदरवाइज व्याख्या नहीं करेगा। बालक केंद्रीय शिक्षा में छात्र सक्रिय भूमिका निभाता है, शिक्षक केवल सहायता और दिशा देता है, ये बात याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कथन है समावेशी शिक्षा सभी बच्चों को समान अवसर देती है, बिल्कुल ये सही बात है। कारण है कि समावेशी शिक्षा में केवल दिव्यांग बच्चों पर ध्यान दिया जाता है, ये बात गलत है। केवल दिव्यांग बच्चों नहीं, हर प्रकार के बच्चा, कमज़ोर, तेज, मंदबुद्धि, पढ़ने में तेज, सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है। तो ए सही हो गया, मतलब कि कथन को ही ए बोला गया है, तो ए सही है। और कारण मतलब रीजन आर गलत है। ए सही और आर गलत किस में बताया गया है? ऑप्शन नंबर सेकंड में है, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य सभी बच्चों को साथ में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है, यह केवल दिव्यांग बच्चों तक सीमित नहीं होता है। ये तो कथन कारण वाला सवाल था, अब केस स्टडी वाला सवाल है, तो इसको अब देखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि रोहन कक्षा में बहुत प्रश्न पूछता है, शिक्षक उसे रोकने के बजाय और प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करता है। शिक्षक का यह व्यवहार किसका उदाहरण है? अधिनायकवादी शिक्षण, आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना, दंड आधारित शिक्षण, निष्क्रिय अधिगम। तो मैं बोला हूँ कि बालक को जहाँ दंड दिया जाएगा वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। निष्क्रिय अधिगम तो देना ही नहीं है, सार्थक अधिगम देना है, हमेशा सक्रिय अधिगम देना है। अधिनायक नहीं बनना है, तो कौन ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न पूछना सीखने की सक्रिय प्रक्रिया है, ऐसे शिक्षक बच्चों में जिज्ञासा और तार्किक सोच विकसित करता है, उच्च स्तरीय सोच कौशल को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें कहा जा रहा है कि ममता मैम कक्षा में बच्चों को समूहों में बांटकर चार्ट, मॉडल और चर्चा के माध्यम से पढ़ाती है। बच्चे स्वयं उत्तर खोजते हैं। ममता मैम का शिक्षण दृष्टिकोण किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? व्यवहारवाद, रचनावाद, दंड सिद्धांत, यांत्रिक अधिगम। जहाँ पे यांत्रिक रहेगा, निष्क्रिय रहेगा, दंड रहेगा, वो गलत हो जाएगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होगा, ऐसे ही एलिमिनेट करके आंसर देना है। तो ऐसा करने से बच्चे रचनावाद दृष्टिकोण पर आधारित कार्य करेगा, तो ये रचनावाद इसका सही आंसर हो जाएगा। रचनावादी शिक्षण में छात्र सक्रिय रूप से सीखता है, समूह कार्य, चर्चा और स्वयं खोजकर उत्तर निकालने की विशेषता है। यहाँ मतलब यहाँ बालक जो होता है केंद्र में होता है, तो इसलिए बाल केंद्रीय शिक्षण को बढ़ावा होता है। अब है सिचुएशन बेस्ड MCQ। क्वेश्चन नंबर 7 में एक छात्र गणित में बार बार गलती करता है, शिक्षक उसे डांटने के बजाय उदाहरण देकर समझाता है और प्रोत्साहित करता है। यह शिक्षण किस गुण को प्रदर्शित करता है? जैसे कि अगर मैं टीचर हूँ, मैं किसी बच्चे को गलती कर रहा है, उसे डांटने की बजाय मैं उदाहरण देकर फिर से उसे समझा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कौन सा गुण प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहा हूँ? अधिनायकवाद, सहानुभूतिपूर्ण शिक्षण, कठोर अनुशासन, निष्क्रिय शिक्षण। निष्क्रिय शिक्षण नहीं करना है, कठोर अनुशासन नहीं रहेगा, तो जो दो ऑप्शन है तो कट गया। जैसे मैं हल कर रहा हूँ पेपर में ही ऐसे हल करना है। तो जब ऐसे मिस्टेक बालक कर रहा है तो उसे डांटना मारना तो नहीं है, अपने को हीरो साबित नहीं करना है, तो अधिनायकवादी तो नहीं होना है। तो यहाँ पे बच्चे को सहानुभूति दे रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ, उसे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो सहानुभूति से क्षण हो जाएगा इसका सही आंसर। अच्छा शिक्षक बच्चों की गलतियों को सीखने का अवसर मानता है, प्रोत्साहन और सहयोग से बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता है। यह सहानुभूतिपूर्ण एवं बाल केंद्रित दृष्टिकोण है। अब यहाँ पे मिलान करने वाला क्वेश्चन है, मिलान करना है सूची 1 सूची 2 से। तो ऑप्शन तो छुप जा रहा है, लेकिन मैं इसको मिला दे रहा हूँ। ये पियाजे, वाइगोस्की, गार्डनर और कुछ शायद है, एक और कोलबर्ग है। मिलान करके बताना है क्या इसका सही आंसर होगा। मैं इसको मिला दे रहा हूँ। पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तो ए का तो 3 हो जाएगा, ए का 3। फिर है वाइगोस्की कौन सा सिद्धांत दिए? वाइगोस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया है? सामाजिक विकास का सिद्धांत, तो बी का 1 हो जाएगा। सी का क्या होगा? गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया है? गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, 2 हो जाएगा, सी का 2। और कोलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया है? नैतिक विकास का सिद्धांत, तो डी का 4 हो जाएगा। C2D4 किधर है? C2D4 बस ये खोजना है, C2D4। C2 एक में दिख रहा है, बस यहाँ पे दिख रहा है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे भी हल किया जा सकता है, इसको और भी तरीके से हल किया जा सकता था, मैं यहाँ पे बता दूँ। जैसे कि मान लो कि मुझे एक ही आ ही रहा था,
वो आ रहा था पियाजे का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, मतलब 1 और 3 में जाएगा। 1 और 3 किधर है, बस एक को मिला के भी हल किया जा सकता है। 1 और 3 कहाँ है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, तो यहीं पे तो है, हल हो गया। ज़्यादा कुछ मिलाना नहीं था, ऐसे भी मिला के हल कर लेना है सवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी में है कुछ पॉइंट कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया है, वाइगोस्की सामाजिक अंतःक्रिया पर जोर दे दिया है, गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत तथा कोलबर्ग नैतिक विकास से जुड़े। अगला सवाल है हायर ऑर्डर थिंकिंग वाला। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि एक बच्चा प्रश्न पूछता है, प्रयोग करता है और स्वयं निष्कर्ष निकालता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे चुप कराना, केवल किताब पढ़ने को कहना, उसकी खोज प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना, दंड देना। बच्चे को दंड देना, मैं बोला हूँ कि ये गलत ऑप्शन होता है। बच्चे की गलती नहीं देना है मतलब उसे चुप कराया जा रहा है, इसकी मतलब उसकी गलती है तो गलती तो नहीं देना, ये गलत हो गया। केवल वाला जहाँ ऑप्शन में दिखता है केवल, वो शब्द गलत होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव ये भी कट गया, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही। उसकी खोज प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे जुड़े कुछ फैक्ट है कि प्रश्न पूछना और प्रयोग करना सीखने की सक्रिय प्रक्रिया है। ऐसे बच्चों में जिज्ञासा और आलोचनात्मक चिंतन अधिक होता है। शिक्षक को उसकी खोज प्रवृत्ति को बढ़ावा देना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्लासरूम सिनेरियो से है। क्वेश्चन नंबर 10, कक्षा में शिक्षक केवल तेज छात्रों से प्रश्न पूछता है, धीमी गति से सीखने वाले छात्र भाग नहीं लेते। यह स्थिति क्या दर्शाती है? ऐसा सिचुएशन बन रहा है तो क्या दर्शा रहा है? समावेशी शिक्षा, व्यक्तिगत भिन्नताओं की उपेक्षा हो रही है, रचनात्मक अधिगम, लोकतांत्रिक शिक्षण। सभी ऑप्शन एक से एक ऑप्शन है, सब ऑप्शन बहुत परफेक्ट है। तो ऐसा हो रहा है तो क्या होगा? समावेशी शिक्षा इसका सही आंसर नहीं होगा, ये गलत है। क्योंकि समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि सभी बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, तो यहाँ पे सभी बच्चों को एक साथ तो नहीं पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे हो क्या रहा है कि ऐसा करने से धीमी गति से सीखने वाला छात्र भाग नहीं लेता इस चीज़ के लिए, तो व्यक्तिगत भिन्नताओं की उपेक्षा हो रही है। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। हर बच्चे की सीखने की गति अलग अलग होती है, केवल तेज छात्रों पर ध्यान देना व्यक्तिगत भिन्नताओं की अनदेखी है। इससे कमज़ोर छात्रों का आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाता है। अब कंसेप्चुअल वाला MCQ है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11, मचान का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? छात्र को बिना सहायता छोड़ देना, शिक्षक द्वारा प्रारंभिक सहायता देकर धीरे धीरे सहायता हटाना, केवल परीक्षा लेना, छात्र को दंड देना। परीक्षा लेना, दंड देना ये गलत बात है, बाकी दो ऑप्शन में से कोई एक सही होगा। छात्र को बिना सहायता छोड़ देना, ये मचान का मतलब अंग्रेजी में इसके फोल्डिंग कहा जाता है, तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षक द्वारा प्रारंभिक सहायता देकर धीरे धीरे सहायता को हटा लेना, ये सही है। मचान में शिक्षक प्रारंभ में सहायता देता है, जब बच्चा सक्षम हो जाता है, सीख लेता है, तो सहायता धीरे धीरे कम कर दिया जाता है। यह वाइगोस्की के ZPD सिद्धांत से संबंधित है। अब डीप कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है यहाँ पे 12 नंबर पे। एक शिक्षक बच्चों को वास्तविक जीवन की समस्याएं हल करने के लिए कहता है। यह किस प्रकार के अधिगम का उदाहरण है? निष्क्रिय अधिगम, अनुभवात्मक अधिगम, यांत्रिक अधिगम, अनुकरण अधिगम। यांत्रिक गलत होता है, निष्क्रिय गलत होता है, अनुभवात्मक अधिगम या फिर अनुकरण अधिगम कौन सही होगा? जब वास्तविक जीवन की बात हो रही है तो यहाँ पे वास्तविक जीवन मतलब कि सामने से देखा जा रहा है तो अनुभव होगा ना, तो अनुभवात्मक अधिगम इसका सही आंसर हो जाएगा। अनुभवात्मक अधिगम में बच्चा करके सीखता है, वास्तविक जीवन की समस्याएं सीखने को अर्थपूर्ण बनाती है, इससे समझ और समस्या समाधान क्षमता विकसित होती है। हॉट्स MCQ थोड़ा यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 13, यदि कोई बच्चा अलग तरीके से उत्तर देता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे गलत घोषित कर देना चाहिए, केवल पुस्तक आधारित उत्तर स्वीकार करना चाहिए, उसके विचारों को समझने का प्रयास करना चाहिए, उसे दंड देना चाहिए। यहाँ पे एलिमिनेट करो। एलिमिनेट का मतलब कि जो ऑप्शन एकदम से गलत है उसको काट देना है, आसानी से आंसर मिल जाएगा। बच्चों को दंड देना नहीं है, दंड जहाँ देने वाली ऑप्शन रहेगा वो गलत हो जाएगा। उसे गलत घोषित कर देना चाहिए, मतलब बच्चे के गलत घोषित किया जा रहा है, बच्चे की गलती नहीं देना है। B और C में से कोई एक सही हो जाएगा। मैं बोला हूँ कि जहाँ केवल वाला शब्द दिखेगा ध्यान देना है कि वो ऑप्शन नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे केवल वाला शब्द गलत हो गया तो B ऑप्शन भी कट गया, तो आंसर बच गया एक और वही करेक्ट होगा। उसके विचारों को समझने का प्रयास करना चाहिए, C ऑप्शन बिल्कुल सही है। हर बच्चा अलग तरीके से सोच सकता है। रचनात्मक उत्तर बच्चों के मौलिक सोच को दर्शाता है। अच्छा शिक्षक उत्तर के पीछे की सोच को समझने का प्रयास करता है। एक क्वेश्चन और है, क्लासरूम सिचुएशन पे है। एक शिक्षक कक्षा में बच्चों को अपनी भाषा में उत्तर देने की अनुमति देता है और बाद में उसे मानक भाषा से जोड़ता है। यह दृष्टिकोण किसे दर्शाता है? ऑप्शन है दंड आधारित शिक्षण, भाषा की विविधता का सम्मान, कठोर अनुशासन, निष्क्रिय अधिगम। दंड नहीं देना है, गलत हो गया। कठोर अनुशासन में नहीं रखना है, निष्क्रिय अधिगम गलत होता ही है। भाषा की विविधता का सम्मान यहाँ पे हो रहा है, ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा करेक्ट।
प्रत्येक बच्चा अलग भाषाई पृष्ठभूमि से आता है, कोई भोजपुरी बोल लेता है, कोई हिंदी, कोई अंग्रेजी, ऐसे ऐसे। अच्छा शिक्षक बच्चों की भाषा को सीखने का माध्यम बनाता है। यह समावेशी और बाल केंद्रित शिक्षा का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, उसी से जुड़ा क्वेश्चन यह है कि प्रेरणा सीखने की, ये कथन कारण वाला है, उससे जुड़ा नहीं, कथन कारण वाला है। प्रेरणा सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाती है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल ये बात सही है। प्रेरित छात्र अधिक रुचि और सक्रियता से सीखना शुरू करता है या फिर सीखता है, ये भी बात सही है। प्रेरणा का मतलब प्रेरणा से ही कोई प्रेरित होगा ना, तो यहाँ पर भी प्रेरणा की ही बात हो रही है, तो दोनों सही है और व्याख्या भी हो रहा है। प्रेरणा बच्चों में सीखने की इच्छा उत्पन्न करती है। जब छात्र रुचि से सीखता है तो अधिगम अधिक स्थायी होता है। कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू फिर से आ गया। क्वेश्चन नंबर 16, यदि कोई बच्चा बार बार असफल होने के कारण प्रयास करना छोड़ देता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे कमज़ोर घोषित कर देना चाहिए, अधिक दंड देना चाहिए, छोटे छोटे सफल अनुभव उपलब्ध कराने चाहिए, उसे कक्षा से बाहर कर देना चाहिए। कक्षा से बाहर करने का मतलब बच्चे की गलती कोई बताया जा रहा हो तो तभी तो बाहर किया जा रहा है, तो नेगेटिव वाला है, कट गया। तो बच्चे को कमज़ोर घोषित नहीं करना है, अधिक दंड नहीं देना है। तो जब 3 ऑप्शन कट गया तो एक ही तो ऑप्शन सही होगा, छोटे छोटे सफल अनुभव उपलब्ध कराने चाहिए, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लगातार असफलता से बच्चे में सीखी हुई असहायता विकसित हो सकती है। छोटी सफलताएं आत्मविश्वास बढ़ाती है। प्रोत्साहन सीखने की प्रक्रिया को सकारात्मक बनाता है। डीप अंडरस्टैंडिंग एमसीक्यू है। एक शिक्षक बच्चों को उत्तर याद कराने के बजाय यह समझने पर जोर देता है कि उत्तर क्यों सही है। यह किस प्रकार के अधिगम को दर्शाता है? रट कर सीखना, सार्थक अधिगम, निष्क्रिय अधिगम, अनुकरण अधिगम। रटने वाला गलत हो गया, निष्क्रिय गलत है, 2 ऑप्शन में से कोई एक सही होगा। तो यहाँ पे जब ऐसे करना, क्या ये बात सही है? जब ऐसे कराया जा रहा है तो बिल्कुल ये बात सही है। जब सही है तो सार्थक अधिगम यहाँ पे हो रहा है। सार्थक अधिगम में बच्चा अवधारणाओं को समझकर सीखता है। यह ज्ञान को लंबे समय तक याद रखने में मदद करता है, केवल रटना स्थायी अधिगम नहीं देता। पहले एक क्वेश्चन है दोस्तों, पहले क्वेश्चन में एक छोटी सी बात बता दूं। क्या ये वीडियो समझ में आ रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है तो एक कमेंट कर देना और बताना कि ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो मैं इस पर और अच्छा क्वेश्चन ला के दे दूँगा, बनाऊँगा वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर बच्चा सीख सकता है। ये बिल्कुल बात सही है। बच्चों के सीखने की गति और शैली अलग अलग होती है, ये भी बात सही है। इसलिए ये यहाँ पे व्याख्या हो रहा है, अलग अलग कह दिया तो इसका मतलब हर बच्चे की बात हो रही है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। प्रत्येक बच्चा अपनी गति और शैली से सीखता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझना प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक होता है। इसी कारण सभी बच्चों को सीखने का अवसर मिलना चाहिए। क्लासरूम सिनेरियो से फिर क्वेश्चन आ गया। मैं हर एक क्वेश्चन का मतलब जिस प्रकार का एक क्वेश्चन उसका नाम भी दे दिया हूँ। 19 नंबर का क्वेश्चन है, एक शिक्षक पूरी कक्षा को एक ही प्रकार का कार्य देता है जबकि बच्चों की क्षमता अलग अलग है। यह किसकी अनदेखी है? समावेशी शिक्षा, व्यक्तिगत भिन्नता, प्रेरणा, पुनर्बलन। ऑप्शन को काटना सीखो। यहाँ पे कोई प्रेरणा वाली बात हो रही है? नहीं। पुनर्बलन भी नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ पे व्यक्तिगत भिन्नता होगा या फिर समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा तब होता है जब एक ही कक्षा में सभी प्रकार के बच्चे बैठे हो। यहाँ पे बच्चों की अलग अलग क्षमताओं की बात हो रही है। तो जब क्षमता की बात हो रही है मतलब कि इसका मतलब कि बालक अलग अलग विचार, सोच, स्किल वाले हैं, अलग अलग ढंग से सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे व्यक्तिगत भिन्नता की अनदेखी हो रही है, तभी शिक्षक ऐसे कर रहा है। तो ये गलती है शिक्षक की, ये इसमें बताने का प्रयास किया गया है। हर बच्चे की क्षमता, रुचि और सीखने की गति अलग होती है। समान कार्य देना सभी बच्चों की आवश्यकता पूरी नहीं करता। अच्छा शिक्षक विविध गतिविधियां देता है। हॉट्स एमसीक्यू है, यदि बच्चा गलत उत्तर देता है तो शिक्षक की सबसे अच्छी प्रतिक्रिया क्या होगी? तुरंत डांटना, पूरी कक्षा के सामने अपमान करना, गलती को समझकर सही दिशा में मार्गदर्शन करना, छात्र का अनदेखा करना। तुरंत डांटना नहीं है, पूरी कक्षा के सामने अपमान, बच्चे के अपमान। मैं बोला बच्चे के बारे में गलत सोचना ही नहीं है। छात्र को अनदेखा करना, ये भी बात गलत है। यहाँ से पढ़ते थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, पूरा पढ़ना चाहिए ऑप्शन को। यहाँ पे है कि गलती को समझकर सही दिशा में मार्गदर्शन बच्चों का करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी एकदम से सही है। गलतियाँ सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है। सकारात्मक प्रतिक्रिया बच्चे को सुधारने में मदद करती है। डांटने से आत्मविश्वास कम हो जाता है। केस स्टडी वाला एमसीक्यू है कि कक्षा में शिक्षक चार्ट, मॉडल, खेल और गतिविधियों का प्रयोग करता है ताकि बच्चे रुचि से सीखें। यह किस सिद्धांत से संबंधित है? निष्क्रिय अधिगम, बहुसंवेदी अधिगम, दंड सिद्धांत, केवल मौखिक शिक्षण। केवल वाला है तो गलत हो गया, निष्क्रिय गलत हो गया, बी और सी में से कोई एक सही है। दंड देने वाली बात नहीं हो रही है, इसलिए बहुसंवेदी अधिगम इसका सही आंसर हो जाएगा। जब बच्चे कई इंद्रियों का उपयोग करके सीखते हैं तो अधिगम अधिक प्रभावी होता है। चार्ट, मॉडल और गतिविधियाँ सीखने को रोचक बनाती है। यह सक्रिय सहभागिता को बढ़ावा देता है।
एक शिक्षक बच्चों को उत्तर सीधे बताने के बजाय संकेत देता है ताकि वे स्वयं उत्तर खोज सके। यह किसका उदाहरण है? रचनावादी शिक्षण, दंड आधारित शिक्षण, यांत्रिक अधिगम, निष्क्रिय अधिगम। यांत्रिक और निष्क्रिय गलत ऑप्शन होता है, दंड वाला भी गलत होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रचनावादी शिक्षण हो रहा है। रचनावाद में बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। शिक्षक केवल मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। संकेत देकर उत्तर खोजने देना सक्रिय अधिगम को बढ़ावा देता है। एक बच्चा कक्षा में बहुत शांत रहता है लेकिन चित्र बनाकर अपने विचार अच्छी तरह व्यक्त करता है। शिक्षक उसे चित्रों के माध्यम से सीखने के अवसर देता है। यह शिक्षक किस सिद्धांत को समझता है? सभी बच्चे समान होते हैं, केवल भाषाई बुद्धि महत्वपूर्ण है, बच्चों में विभिन्न प्रकार की बुद्धियाँ होती है, केवल परीक्षा आधारित शिक्षा आवश्यक है। केवल लिखने की वजह से गलत हो गया, सी ऑप्शन सही है, बच्चों में विभिन्न प्रकार की बुद्धियाँ होती है। गार्टनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार हर बच्चे की क्षमता अलग होती है। कुछ बच्चे चित्र, संगीत या गतिविधियों से बेहतर सीखते हैं। अच्छा शिक्षक बच्चे की विशेष क्षमता को पहचानता है। एक शिक्षक बच्चों को उत्तर सीधे बताने के बजाय उससे ऐसे प्रश्न पूछता है जिससे वे स्वयं समाधान तक पहुंच सके। यह किस प्रकार का शिक्षण प्रक्रिया है? रट कर सीखना, खोज आधारित अधिगम, निष्क्रिय अधिगम, दंड आधारित अधिगम। जब नेगेटिव दिखे तुरंत काट देना है, क्योंकि जब नेगेटिव वाला पूछे तब बताना है कि नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव पूछ रहा है तो नेगेटिव का यहाँ पर आंसर ही नहीं होगा। रट कर सीखने का कोई ये गलत ऑप्शन होता है। खोज आधारित अधिगम इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन से पहले उसका ये पॉइंट है कि खोज आधारित अधिगम में बच्चा स्वयं उत्तर खोजता है। इससे तार्किक सोच और समस्या समाधान क्षमता विकसित होती है। यह सक्रिय अधिगम का महत्वपूर्ण भाग है। यदि कोई बच्चा पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहा है तो शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? अधिक गृह कार्य देना, दंड देना, रुचि और कठिनाई के कारण को समझना, छात्र को कमज़ोर घोषित करना। छात्र को कमज़ोर घोषित नहीं करना है, दंड नहीं देना है, बच्चे को बहुत ज़्यादा गृह कार्य भी नहीं देना है। आंसर हो जाएगा सी, रुचि और कठिनाई के कारण को समझना चाहिए। हर बच्चे की समस्या अलग हो सकती है। अच्छे शिक्षक पहले कारण समझने का प्रयास करता है। सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण सीखने को प्रभावी बनाता है। एक शिक्षक कक्षा में बच्चों को चर्चा, बहस और विचार साझा करने के अवसर देता है। यह किस कौशल के विकास में सबसे अधिक सहायक है? रटना, आलोचनात्मक चिंतन, निष्क्रिय अधिगम, यांत्रिक अधिगम। रटना गलत होता है, निष्क्रिय गलत होता है, यांत्रिक गलत होता है। सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा सही, आलोचनात्मक चिंतन। चर्चा और बहस बच्चों को सोचने और तर्क करने के लिए प्रेरित करती है। इससे महत्वपूर्ण सोच और संचार कौशल विकसित होता है। यह आधुनिक शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि एक शिक्षक सभी बच्चों को समान समय और समान अवसर देता है, चाहे उसकी क्षमता कुछ भी हो। यह किसका उदाहरण है? समावेशी शिक्षा, अधिनायकवादी शिक्षा, दंड सिद्धांत, निष्क्रिय अधिगम। सभी बच्चों को समान समय जब दिया जा रहा है तो यह समावेशी शिक्षा हो जाएगा। समावेशी शिक्षा सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करती है। इसमें भेदभाव नहीं किया जाता, हर बच्चे की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। यदि बच्चा किसी अवधारणा को अपने शब्दों में समझाता है तो यह दर्शाता है कि उसने केवल रटा है, उसे वास्तविक समझ विकसित हुई है, वह पाठ भूल गया है, वह अनुशासनहीन है। तो जब ऐसा करा तो ये तो अच्छी बात हो गई, तो अनुशासनहीन वाली बात नहीं होगा। उसने रटा है केवल की वजह से भी कट जाएगा, रटने वाली बात से भी कट जाएगा। वो पाठ भूल गया, जब भूल गया तो कैसे समझा पाएगा? तो ये भी कट गया, ये भी गलत बात है। उसे वास्तविक समझ विकसित हुई है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अपने शब्दों में समझाना गहरी समझ का संकेत है। यह मीनिंगफुल लर्निंग को दर्शाता है। सिर्फ रटने में ऐसा संभव नहीं हो पाता है, नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षक बच्चों की छोटी छोटी उपलब्धियों की भी प्रशंसा करता है। यह किस सिद्धांत से संबंधित है? पुनर्बलन सिद्धांत, दंड सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, परिपक्वता सिद्धांत। दंड नहीं दिया जा रहा है तो ये तो गलत हो जाएगा। अंतर्दृष्टि सिद्धांत तब लागू होता है जब किसी क्वेश्चन का आंसर सोचते सोचते और अचानक से उसका आंसर मिल जाए, तब वैसा तो कुछ यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो सी ऑप्शन भी कट जाएगा। यहाँ पे बच्चे को परिपक्व होने वाली बात नहीं दिखाया जा रहा है, तो डी ऑप्शन भी नहीं होगा। तो पुनर्बलन सिद्धांत यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्रशंसा एक सकारात्मक पुनर्बलन होता है। इससे बच्चों का आत्मविश्वास और प्रेरणा बढ़ती है। स्किनर ने पुनर्बलन को सीखने का महत्वपूर्ण आधार माना है। आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि एक बच्चा गणित में अच्छा है लेकिन भाषा में कमज़ोर है। शिक्षक उसे अलग अलग गतिविधियों द्वारा सीखने का अवसर देता है। यह किस सिद्धांत का अनुप्रयोग है? बहुबुद्धि सिद्धांत, दंड सिद्धांत, निष्क्रिय अधिगम, केवल IQ सिद्धांत। दंड नहीं,
निष्क्रिय नहीं, केवल वाला तो गलत होता है। बहुबुद्धि सिद्धांत इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन में से कितने सही हुए चेक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का था और ऐसा ही आगे भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो बस आज के लिए इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसा लगा।